नमस्कार साथियों, ईएलएस के प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज का हमारा विषय है कि डीएसएसबी में पीआरटी की तैयारी कैसे की जाए, इसके पाठ्यक्रम को तैयार कैसे किया जाए और इसमें अपनी सफलता कैसे सुनिश्चित की जाए। तो इसी विषय पर आज मैं बात करूंगा। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में, क्योंकि आप सब जानते हैं दिल्ली में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती जो है दो स्तर पर होती है। एक एमसीडी के विद्यालय है उसमें, और एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जो भर्ती करता है प्राइमरी टीचर्स की। तो इसी संदर्भ में डीएसएसबी अपनी परीक्षाएं आयोजित करता है। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि अगर कोई प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, तैयारी की क्या रणनीति रखनी होगी, कौन से पाठ्यक्रम का अनुसरण करना होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने पीडीएफ के माध्यम से कुछ चीजों को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे कि डीएसएसबी जो है प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यानी डीएसएसबी जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, ये एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसके माध्यम से यहाँ दिल्ली सरकार के विद्यालयों में और एमसीडी के स्कूल्स में प्राइमरी टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। हालांकि टीजीटी, पीजीटी में भी टीचर्स रिक्रूटमेंट डीएसएसबी की परीक्षाओं के माध्यम से होते हैं। इनमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, लेकिन आज के विषय में हम लोग केवल प्राइमरी टीचर को ही फोकस करेंगे। यानी पीआरटी बनने के लिए आपको क्या करना है, इसी पर मैं फोकस होकर आपसे बात करूंगा। बाकी अगले वीडियोस में मैं आपको टीजीटी के बारे में भी बताऊंगा, पीजीटी के बारे में बताऊंगा। तो सभी विषय पर डिटेल में बात होगी, लेकिन आज हमारा मुद्दा वो केवल प्राइमरी टीचर्स पर ध्यान रखकर आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज स्पष्ट हो गई आपको कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी प्राइमरी टीचर होते हैं और एमसीडी के स्कूलों में भी प्राइमरी टीचर होते हैं। दोनों का रिक्रूटमेंट DSSB के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करके किया जाता है। अब इसमें जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके सामने आती कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पीआरटी की तैयारी करने वाले बच्चे शायद इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो केवल एक पेपर इसमें कंडक्ट कराया जाता है, आपको सिंगल पेपर देना है। लेकिन आपका ये पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका एक पार्ट जिसे आप कॉमन कह सकते हैं, जनरल पेपर कह सकते हैं, और एक दूसरा पार्ट है जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न का क्या अर्थ है, आगे मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन कम से कम इतनी चीजें स्पष्ट तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि एक सभी के लिए कॉमन रहता है। ये कॉमन या जनरल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पीआरटी के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस पेपर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जो टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट होता है, और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट होता है। यानी पेपर एक ही है, लेकिन पहला पार्ट यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं वो सबके लिए कहीं ना कहीं कॉमन है। इसका जो दूसरा पार्ट है यानी सब्जेक्ट कंसर्न की जो मैं बात कर रहा हूं, इसके अंतर्गत आप जो है वो विषय विशेष के संदर्भ में प्रश्नों को देखेंगे। तो आगे मैं इस पर भी बात करूंगा। अब दूसरी बात समझिए कि प्रश्नों की कुल संख्या 200 है, जिसमें पहले पार्ट से 100 प्रश्न आएंगे, यानी जो कॉमन या जनरल पेपर है उसके 100 प्रश्न आएंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा पेपर का उससे सब्जेक्ट कंसर्न से भी 100 प्रश्न इसमें रहेंगे। फिर इसके साथ साथ इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए यानी 200 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी 120 मिनट में आपको 200 प्रश्न हल करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 35-36 सेकंड का समय आएगा। तो यहाँ पर समय प्रबंधन की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। फिर इसके बाद हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, और पूरा प्रश्न पत्र आपका जो है वो 200 अंकों का, यानी 200 प्रश्न है और 200 अंक का ये प्रश्न पत्र आपको जो है वो देना है। फिर आगे अगर हम बात करें तो इसमें खास बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई हो रही है। यानी आप अगर एक भी गलत उत्तर देते हैं तो यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू है, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप यहां पर गलत उत्तर देते हैं। हालांकि इस नेगेटिव मार्किंग को अगर रैशनल तरीके से आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि गेस करने में आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा,
लेकिन गेस भी करने में आपको थोड़ा सा रेशनल माइंड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 4 प्रश्न आपके सामने ऐसे हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उन प्रश्नों को हल जरूर करें, भले ही आपको गेस करना पड़े, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपने 4 अटेम्प्ट किए इस तरह से गेस करके, तो पूरी संभावना है कि उसमें एक सही होगा। तो ऐसे में आपको नुकसान यहां बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इस कारण से यहां पर आप चूंकि 1/4 ही मार्क्स जो है कटेंगे, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन तब जब यहां पर आपकी संभावना यह है कि प्रश्न में 2 विकल्पों पर आप फंसे हुए हैं, ना कि आप पूरी तरह से ब्लाइंड हैं। तो ब्लाइंड गेस करने की बात नहीं करूंगा, लेकिन रैशनल माइंड के साथ आप गेस कर सकते हैं, वो हो सकता है आपके लिए लाभदायक रहे। फिर आगे बात करते हैं, आपका जो ये एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें ओएमआर बेस्ड होता है। हालांकि इसमें आप जानते हैं कि एमसीडी और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दोनों की जो परीक्षाएं हैं उसमें एक परीक्षा ऑनलाइन भी आयोजित की गई है, तो हो सकता है भविष्य में ये भी ऑनलाइन परीक्षा हो जाए, लेकिन अभी के लिए आप मानकर चल सकते हैं कि ये ओएमआर शीट पर ही परीक्षा ली जा रही है। फिर आगे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये प्रश्न पत्र अभी मैं आपको बता रहा था कि इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों में आपको सेक्शनल कटऑफ भी कम से कम लाना होगा, और वो न्यूनतम अंक है 40%। यानी आप जो है केवल एक पार्ट में बहुत अच्छा करके जो है सफल नहीं हो सकते हैं, आपको दोनों पार्ट में कम से कम 40% अंक हर हाल में अर्जित करना है, तभी आप जो है क्वालिफाई हो सकेंगे आगे। फिर आगे बात करते हैं कि पेपर का कंपोजिशन कैसा है। तो मैंने कहा पेपर के 2 पार्ट हैं, एक जनरल सेक्शन है और एक सब्जेक्ट कंसर्न का सेक्शन है। जनरल पेपर में आप देखें, यानी जनरल पार्ट में आप देखेंगे कि टोटल 5 सेक्शन में ये बटा हुआ है, और हर सेक्शन से बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20-20 प्रश्न हर एक सेगमेंट से पूछा जाएगा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें एक जनरल अवेयरनेस है, जिसे आप जीएस भी कह सकते हैं, सामान्य जागरूकता या सामान्य अध्ययन। एक सेक्शन रीजनिंग का है, एक मैथ्स का है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो इस तरह से जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनको मिलाकर पार्ट 1 बनता है। हर एक सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से पार्ट 1 से कुल मिलाकर के आपसे 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जो 100 अंकों का होगा। फिर मैं पार्ट 2 की बात कर रहा था कि इसमें आप सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें 100 प्रश्न यहां से भी पूछे जा रहे हैं, 100 अंक के हैं ये। और सब्जेक्ट कंसर्न कहने का मतलब ये है कि जो पीआरटी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको टीचिंग मेथोडोलॉजी पर काम करना होगा, जो आपने अपने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में बीएड में पढ़ा होगा, या फिर इसके अलावा जो आपने यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई उसकी स्टडी की होगी, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आधारित, यानी शिक्षण विधियों पर आधारित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और इसके विषय वस्तु को हम लोग इस तरह से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यानी कि अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी की मैं बात करूं तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, इसमें पेडागोजी होगी, इसमें एजुकेशनल रिपोर्ट पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, और इसके साथ साथ जो है एजुकेशनल फिलॉसफी होगी। यानी इस तरह से अगर आप देखें तो पार्ट 2 को भी आप अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। हालांकि यहां पर यह कहना कि हर एक सेगमेंट से 20 प्रश्न आएंगे, ये डिसाइडेड नहीं है। ये ओवरऑल पूरा कंटेंट है जिसको मिलाकर आपका 2nd पार्ट बनता है, वो है शिक्षण विधियों के बारे में या शिक्षण अभिरुचि के बारे में। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर भी नजर डालते हैं। तो जो पार्ट 1 है, जिसमें आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन को देखेंगे, यानी सामान्य जागरूकता, जिसको मैंने कहा जीएस भी कहा जा सकता है, इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस या साइंटिफिक रिसर्च या जीके टाइप के प्रश्न इसमें शामिल हैं। यानी सामान्य अध्ययन का दायरा काफी विस्तृत है, और इसके अंतर्गत आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, संविधान और राज्य व्यवस्था, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस सेगमेंट से कुल 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ होगा, और कुल मिलाकर के ये काफी विस्तृत भाग है,
और इस पर आप सिलेक्टिव तैयारी भी कर सकेंगे। तो आगे मैं आपको इस पर यह भी बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन की तैयारी कैसे की जाए। फिर इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के अमूमन लगभग सभी टॉपिक आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ब्लड रिलेशन पर बेस्ड आपको प्रश्न हर पेपर में लगभग एक आध प्रश्न मिल ही जाएगा, या इसी तरीके से फिगर क्लासिफिकेशन पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा ही, या फिर ऐसे ही आप देखेंगे कुछ यहां पर ऑब्जर्वेशन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा ही जा रहा। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग के लगभग जो भी यहां पर कन्वेंशनल टॉपिक है वो सब शामिल किए गए हैं। ऐसे ही अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो इसमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लगभग सारे टॉपिक आपको इसमें जो है वो अर्थमेटिक के इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक लगभग तैयार करने हैं। इसके साथ साथ मेंसुरेशन भी इसमें है, टाइम एंड वर्क भी है, टाइम एंड डिस्टेंस भी है, तो डीआई का भी पोर्शन इसमें इंक्लूड है। और इस तरह से मैथमेटिक्स सेक्शन भी आपके लिए यहां पर काफी वास्ट हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ ग्रामेटिकल पोर्शन भी इंक्लूड है, जिसमें आप देख रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, या फिर सेंटेंस करेक्शन, या फिर जंबल वर्ड जैसी चीजें भी इसमें इंक्लूड है। ऐसे ही हिंदी की बात करें तो गद्यांश आधारित प्रश्नों के साथ साथ हिंदी व्याकरण के भी कुछ अंश इसमें शामिल हैं, जैसे वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, विलोम, पर्यायवाची, या फिर वाक्य शुद्धि। इस तरह से आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया। तो कुल मिलाकर के एक बहुत सामान्य स्तर पर आपको तैयारी की आवश्यकता है। अगर आप इसी पाठ्यक्रम के अनुरूप चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने पेपर के पहले पार्ट में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और बड़े आराम से यहां पर आप जो है वो 100 में से लगभग 65 प्लस स्कोर करने की स्थिति में रहेंगे। आगे बात करें अगर हम लोग, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट कंसर्न की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट कंसर्न का सीधा सा मतलब है कि जिसमें आपने जो भी क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, उसके तहत इसमें बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शैक्षणिक रिपोर्ट, शैक्षणिक दर्शन शास्त्र, इसको आधार बना करके आप अपने विषय की तैयारी करें। तो 100 प्रश्न आपको यहां से हल करने हैं और बाकी 100 प्रश्न आगे जो आपको ये पूरा पाठ्यक्रम बताया यहां से हल करने हैं। और कुल मिलाकर अगर दोनों पार्ट मिलाकर आप लगभग 140 के आसपास स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सुनिश्चित रहिए कि आपको पीआरटी में सफलता अवश्य मिलेगी। तो पाठ्यक्रम को जानिए, परीक्षा की योजना को जानिए और फिर इसके बाद अपने पढ़ने की रणनीति तैयार करिए और उसी रणनीति के अनुरूप आप कार्य करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो जैसा आज आपने पीआरटी के बारे में जाना, आगे मैं इसी सीरीज में आपको पीजीटी और टीजीटी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको पीआरटी के संबंध में कुछ अहम जानकारी मिल गई होगी और अब आप जब तैयारी करेंगे तो इसी दृष्टिकोण के साथ आप जो है अपनी रणनीति तैयार कर सकेंगे और उसे अमल में लाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जो है लक्ष्य में सफल हों और आप जो है दिल्ली के विद्यालयों में शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन करें। धन्यवाद।